क्योंकि अभी हमारा वो कैफ वाला मामला, उसको बेचारे को 5-10 मिनट लग जाते हैं ताकि उनका सिलेबस खत्म हो जाए। तो उसके लिए माजरत एडवांस में। वैसे आपको फर्क तो कोई नहीं पड़ता। आप हैरान हुए होंगे सर इसमें, तो हमें तो कोई नहीं, हमने गप्पे शप्पे लगा ली। तो ये अच्छी बात है, आप लेट आ रहे हैं लेकिन फिर भी ले बेटा। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपने पास कर ही लेना, चाहते ना चाहते हुए, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है हमने। तो अगर आपको याद हो, कल हमने बिजनेस को डिस्कस करना शुरू किया था। और डिस्कस किया था कि बिजनेस किसको कहते हैं, हर वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रॉफिट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जब भी प्रॉफिट की बात होगी, प्रॉफिट निकलता कैसे है। मान लो कि कोई बंदा क्या करता है, सेल करता है। अज्यूम कर लो कि किसी बंदे ने सेल की 1 लाख रुपए की। पक्की बात है मेरे बच्चे, खाली सेल नहीं हुई होगी, उस सेल को करने के ऊपर खर्चा भी तो हुआ होगा ना। जैसे कोई बंदा कहे कि सर देखें आपने हमसे इतना कमा लिया, हम बच्चों से, लेकिन मेरे बच्चे वो खाली कमाया ये थोड़ी है, उसके ऊपर खर्चा भी तो हुआ होगा। तो अगर सेल हुई है, पक्की बात है क्या हुई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी हुई होगी। और कॉस्ट ऑफ सेल में मेरे बच्चे अज्यूम कर लो हमारा जो खर्चा हुआ, वो हुआ इसके ऊपर कोई 40,000 रुपये का। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया होगा मेरे बच्चे, 60,000। क्या कुछ और भी खर्चे हुए होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा कुछ और भी होंगे। कोई एडमिन खर्चे होंगे, कोई सेलिंग खर्चे होंगे, कोई भी। अभी सादा रखे इसको सिर्फ बता रहा हूँ कि अज्यूम कर लो ये खर्चा हो गया हमारा 30,000 रुपये का। तो अज्यूम कर लो मेरे बच्चे हमारा 30,000 का क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह करके प्रॉफिट निकलता है। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो यहाँ पे जो हमारे एडमिन और सैलरी खर्चे हुए वो हुए अज्यूम कर लो 80,000 रुपये के। तो मुझे बताएं फिर क्या आना था, फिर 20,000 का लॉस आना। तो बिजनेस हम उसको कहते हैं जहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस। और ये प्रॉफिट और लॉस निकलता कैसे, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है कि प्रॉफिट, या प्रॉफिट कब आ रहा होगा, जब आपकी जो भी रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू में आपके खर्चे लेस किए जा रहे हैं और रेवेन्यू खर्चों से ज्यादा हो तो प्रॉफिट आता है। और अगर रेवेन्यू खर्चों से कम हो तो लॉस आता है। ऐसे है मेरे बच्चे, अगर रेवेन्यू अज्यूम कर लें, चले ये हमारा रेवेन्यू है और ये मेरे बच्चे दोनों क्या है, ये उसके खर्चे हैं। अगर रेवेन्यू खर्चों से कम हो, जैसे इस सिचुएशन में अगर रेवेन्यू खर्चों से कम हो तो मेरे बच्चे क्या आएगा, लॉस आएगा। और अगर रेवेन्यू खर्चों से ज्यादा हो तो फिर मेरे बच्चे क्या आएगा, फिर हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा। सादी सी बात है, वैसे मेरा ख्याल कॉमन सेंस। अगर आपने 100 रुपया कमाया और उसके ऊपर खर्चा आपका हुआ 40 रुपये, तो रेवेन्यू आपके खर्चे से ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। अगर आपने 100 रुपया कमाया लेकिन आपका खर्चा हो गया उसके ऊपर 120, तो इसका मतलब रेवेन्यू आपके खर्चे से कम है तो क्या आया होगा, लॉस आया होगा। आपको लग रहा होगा सर अपनी तरफ से पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, ये अभी हमने पढ़ना है। और याद रखना कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी इस तरह की फजूल बात आपको ना बताऊं, क्योंकि आप लोगों का टाइम फजूल नहीं है। लोग कहते होंगे आपको, लेकिन मेरे बच्चे आपका टाइम फजूल नहीं है। ले बेटा, कहते कि ए बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन। अब अगली बात, लफ्ज आ गया ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है। तो भैया मेरे बच्चे तो बड़े सियाने हैं वैसे तो। ये कुछ कंपनीज के नाम लिख रहा हूँ और मुझे बताना है कि इसमें से ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। अ, एक नेस्ले है, कोई पेट्रोल पंप लगा लो साथ, शेल वालों का पेट्रोल पंप है। उसके बाद अज्यूम कर लो गोरमे है, कोका कोला, टीएफई, आई गैप, एक सैलून, एक शॉप, एक रेडी वाला। मुझे बताओ क्या ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इनमें से, सीएफई ऑर्गेनाइजेशन है। चल जल्दी जल्दी बता दे, नेस्ले ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, और पेट्रोल पंप, नो सर। अच्छा जो मैं दोबारा बोलने लगा हूं, तो जो कहना कि है वो हाथ खड़ा कीजिएगा। मुझे बताइए नेस्ले ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोल पंप, हाथ है नहीं ना। तो आप इसमें भी हो, क्यों। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे बच्चों पे ध्यान नहीं जाता मेरा, है? देखो कुछ बच्चे खास होते हैं। ले बेटा, उसके बाद गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चलो ये भी रख दो बीच में, गवर्नमेंट से याद है कोका कोला, सीएफई, आई गैप, सैलून, दुकान, रेडी वाला। लो बेटा, अब मैं आपको बताने लगा ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको हैं। फिर उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी नहीं, और फिर अपने जरा कॉन्सेप्ट सही कर लीजिएगा।
हर वो कारोबार जिसमें दो, या कारोबार नहीं, कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो किसी कॉमन मकसद के लिए, कोई उनका कोई ना कोई मकसद हो, उस मकसद को अचीव करने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो, उसको मेरे बच्चे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन, रेडी वाले में कोई हेल्पर रखा हुआ है मेरे बच्चे, अकेला है तो फिर नहीं, ये तो पक्की बात है, अकेला है तो फिर नहीं। लेकिन अगर रेडी वाले ने साथ हेल्पर रखा हुआ है, बड़ा काम है उसका, बढ़ गया है भैया, है, तो मेरे बच्चे वहां पे क्या होगा, फिर वो भी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन है मेरे बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं किसमें, ये ना करें, ये तो जुल्म कर रहे हो आप, उसको कंपनी के साथ शायद मर्ज कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, वो तो आप शायद एनजीओ शेनजीओ की ना बात कर रहे हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसा, ना ना, गोली मारे सारे अल्फाजों को, एक लफ्ज पे गौर करें फिलहाल, वो है ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं किसको है, देखो, जब भी किसी चीज को ऑर्गेनाइज करके करने की नौबत आ जाए ना, या कर रहे हो, पक्की बात है वो क्या बन जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई बंदा एक काम कर रहा हो ना, एक बंदा अपने आप को क्या ऑर्गेनाइज करेगा, है? वो कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है, एक बंदे ने सारे काम करने हैं। वो तो जैसे अगर घरों की बात करें, है, घर में अगर मान लो कि एक हमारी बेटी है, वो अकेली सारा घर संभाल रही है, अज्यूम कर लो, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ना हो, समझाने के लिए बात करो। लेकिन अगर मान लो कि दो बेटियां अगर घर के काम को आपस में डिवाइड कर लें, है, तो पक्की बात है फिर क्या होगा। और अगर आपको भी किसी ने तो कोई दुकान बना के दी हो, और आप भी क्या कर लें, अगर दो भाई मिलके उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो मेरे बच्चे फिर ही ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं, कहीं पर भी किए जाने वाले काम को ऑर्गेनाइज करके तरतीब दे के किया जा रहा हो, बांट के किया जा रहा हो, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये बांटने की नौबत तभी आएगी जब बंदे दो से ज्यादा हो और उनका मकसद एक, डेफिनेटली। जैसे कोई रेडी है, तो रेडी में हमारा मकसद है प्रॉफिट कमाना, और अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर वो रेडी वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इट्स ओके, वो क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशन है। चलो मान लो कि रेडी, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं, अगर अकेला बंदा है कोई कारोबार कर रहा हो, वो कभी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसको ये नहीं कहना कि वो मालिक है, नहीं नहीं, हम मालिक की बात नहीं कर रहे। अगर एक सोल ट्रेडर अकेला काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं। लेकिन अगर सोल ट्रेडर ने अपने साथ कुछ और भी एक आधा बंदा रखा हुआ, वो क्या बन जाएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो मेरे बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसको लिए क्या लफ्ज बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा ही ब्रॉडर रखिएगा इस मामले में। तो आप किसी को भी कह सकते हैं, बस ये कहिएगा कि इनमें से कोई भी सारा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो। तो ये लफ्ज कभी भी आए तो मेरे बच्चों ने फौरन से दिमाग में ले आना कि ऑर्गेनाइजेशन कब बनी होगी भला, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो। कहता है कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और क्या कर रही होती है, दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट, डेफिनेटली मेरे बच्चे। बिजनेस क्या करता हो तो उसकी कोशिश, देखो जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का काम बिजनेस करना नहीं होता, होती वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस है, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, या गवर्नमेंट खुद, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेकिन मेरे बच्चे, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लेकिन जहां पे बात आएगी बिजनेस की, ये लफ्ज बिजनेस है ही प्रॉफिट के लिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किस मकसद के लिए मेरे बच्चे कोशिश कर रही होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये प्रॉफिट कैसे कमाती है, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज भी वो जो लोग चाहते हैं, क्योंकि जब तक कोई ऐसी चीज बना के नहीं बेचोगे जो लोग खरीदना चाहते हो, तो मेरे बच्चे आप कैसे कमाओगे उससे। मान लो कि हम कोई ऐसा कोर्स लॉन्च कर दें जिसमें कोई एडमिशन ही ना ले, हमने उसकी फैकल्टी भी हायर कर ली, हमने सारा खर्चा कर दिया उसके ऊपर, लेकिन ऐसा कोर्स लॉन्च कर दिया जिसमें कोई जिसको पढ़ना ही नहीं चाहता, तो मेरे बच्चे मुझे बताओ क्या हम उससे कमा सकेंगे, नहीं, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं उसको। तो याद रखो कि वो चीजें बनाकर मार्केट में दी जाती हैं, या वो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं जो लोग चाहते हैं। अब देखो ना, जैसे उबर, क्रीम, ये सारा कुछ, अब लोगों ने घर बैठ के सोचा होगा, है कि लोग चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिश है कि घर बैठे उनको कोई ना कोई कन्वींस मिल जाए बड़ी आसानी के साथ, है। तो किसी ने क्या कर दिया, ये उबर और क्रीम, इन ड्राइव वगैरह जो भी है यंगो शंगो, ये सारे, हाँ, तो ये सारे क्या कर दिए, उसने उसने ऐप बना के लॉन्च कर दिया इसको, है। लेकिन क्या था, लोग चाहते थे ये कि इस तरह की हो। और देखो, ये होम डिलीवरी वाली बात, के कोई भी चीज है, खाना मंगाना, जो भी फूड पांडा जैसे लोग हैं, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं घर तक, लोग चाहते हैं कि बैठ के खाएं, है। ये बचपन से हमारी ख्वाहिश है कि बैठ के खाएं, और बैठ के खिलाने के लिए उसने क्या आ गया, फूड पांडा आ गया। इस तरह बस घर बैठ के ऑर्डर करें, हम खाना लेके आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे बच्चे, लोगों की ख्वाहिश थी, तो उससे क्या कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करोगे मार्केट को जो लोग चाहते हैं, तभी आप कमाओगे। अदरवाइज मेरे बच्चे, वहां पे कमाई, कोई ऐसा कारोबार शुरू कर दो जो लोग चाहते ही ना हो, जब वो डिमांड ही ना हो मार्केट में उसकी, तो जाहिर बात है मेरे बच्चे, आप नहीं कमाएंगे उससे। खैर, कहते हैं कि बिजनेसेस मीट द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। ये मेरे बच्चे कारोबार क्या करते हैं, लोगों की जरूरियात पूरी करते हैं। जैसे आपकी जरूरत थी, हमने करोड़पति बनना है, हमने बड़े बंदा बनना है, उसके लिए ऐसी क्वालिफिकेशन चाहते हैं जो हमें हमारे ख्वाबों को पूरा करने में हमारी मदद करे। तो मेरे बच्चे, उसके लिए हम लोग क्या लेकर बैठे हुए थे यहाँ पे, सीए। आज बेटा सीए कर लो, आप जो आपके ख्वाब हैं वो पूरे कर लो अपने,
लेकिन मेरे बच्चे करना भी है, ये ना हो कि ख्वाब अधूरे छोड़ दो आप। कहता है कि बिजनेस मीट द नीड्स ऑफ कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड एसेंशियल। और ये कारोबार क्या लोगों को प्रोवाइड करते हैं? कहता है कि ये घर का सामान, कपड़े, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। ये कोई इसमें मसला तो नहीं अल्फाजों में है? ये जैसे मान लो कि अभी मैं फोन उठाऊं और कॉल कर दूं, है आपको क्या लग रहा है किसी ने कमाया नहीं उस कॉल से? है, लेकिन वो किससे कमा रहा है? इसका मतलब हमें जस्ट कम्युनिकेशन में हमारी मदद करके, व्हाट्सएप वाले हैं, ट्विटर वाले, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारी कम्युनिकेशन में हमारी मदद करके क्या कर रहे हैं? वो कमा रहे हैं। पीडीसीएल वाले जो भी है, यूफोन शूफोन। इसी तरह बैंक वाले हमें पैसे देते हैं उधार के ऊपर, लेकिन वो खुद भी कमाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले हमें भी और हमारे सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उससे कमाते हैं। और जो मेडिकल केयर वाले आपको पता है कितना कमा रहे हैं, है? तो इसी तरह एंड काउंटलेस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अलावा और भी बड़ी सारी हो सकती हैं। वो कहता है कि हर एक को बताना शुरू कर दिया तो ये तो खत्म ही नहीं होंगे। अगली बात आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज का लफ्ज बोला था, तो गुड्स एंड सर्विसेज का भी हमें पता होना चाहिए। बेटा अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स क्या होती है और सर्विसेज क्या होती है? गुड्स होती है टेंजिबल और सर्विसेज होती हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनके लिए लफ्ज मेरे बच्चे बोलते हैं गुड्स। और जो इंटेंजिबल होंगी उनको वो चाहे आपको कोई फायदा मिल रहा है लेकिन आप उसको देख और टच नहीं कर सकते, वो हमारे लिए इंटेंजिबल्स होते हैं। और सादा अल्फाज में उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? सर्विसेज। जैसे मान लें कि मुझसे पहले किसका लेक्चर हुआ है यहाँ पे? किनका? बेटा ये कासिम राणा साहब का लेक्चर गिरा हुआ नहीं? गिरा हुआ तो ले दे के तो गए लेक्चर, हो नहीं गिर सकता वो। क्यों? कोई मसला उसमें? अच्छा वो इंटेंजिबल है। राणा साहब जो देकर गए हैं वो क्या है? सर्विसेज है। और सर्विसेज मेरे बच्चे, और फायदा तो हुआ ना आपको, है लेक्चर का फायदा तो हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे वो आपको नजर नहीं आए। अगर कोई बता अभी कोई मान लो कि किसी डॉक्टर के पास से हो गया हो, है कि चले कोई इलाज मुआवजे के लिए गया था, तो अब आप उसको नहीं तू दिखा, तू डॉक्टर के पास गया था, भाई क्या दिखाएगा वो? है एडवाइस लेकर आया उसे, कोई भी मेडिसिन लेकर आया वो, है हाँ जो मेडिसिन उसने लिख कर दी वो मेरे बच्चे क्या है? वो गुड्स है। लेकिन जो उसका चेकअप किया वो सारा कुछ वो क्या है? वो सर्विसेज है। तो गुड्स क्या होंगी? जो चीजें आप देख सकते हो। सर्विसेज क्या है? जो आप देख नहीं सकते। तो मेरे बच्चे जैसे कल आप इंशाल्लाह अपनी अकाउंटेंसी की फर्म बनाओगे, है तो अकाउंटेंसी की फर्म में बैठ के क्या देंगे? लोगों को सर्विस देंगे ना मेरे बच्चे। है वहां पे कोई चीजें तो है नहीं जो रखे बेच रहे होंगे, जो आपके पीछे मान लो कि लगी होंगी स्टॉल के अंदर या कहीं पर, है वहां पे आपकी सर्विसेज होंगी। तो गुड्स हर वो चीज देखो, मान लो कि यहाँ पे जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं ये सारी क्या है? ये सारी गुड्स हैं। और जितनी चीजें नजर नहीं आ रही, जैसे ये मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, है जस्ट सुनाई दे रहा है लेकिन नजर तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सर्विसेज। तो मेरे बच्चे ये कुछ चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि शायद आप पसंद भी करते होंगे खाने पीने में। मैंने कहा कि ऐसी बच्चों की चीजें दिखाओ जो इनको समझ आ जाए। मैं ये कहूंगा ये डेस्क भी क्या है? ये जो डाइस है ये भी गुड्स है। आपने कहा नहीं, हाँ ये गुड्स है। तो मेरे बच्चे ये सारी गुड्स हैं। कहते हैं कि गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स, ऐसी चीजें जिनको देख सकते हो, टच कर सकते हो। दैट कैन बी हेल्ड, दैट कैन बी हेल्ड, है ना? पकड़ सकते हो इसको और टच भी कर सकते हो और इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। मैन्युफैक्चर्ड आर ट्रेडेड बाय बिजनेस सच एज लैपटॉप। अच्छा देखो ये जो गुड्स हैं या तो बनाई जाती हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे इस सीएफपी के अंदर कोकोमो की फैक्ट्री लगा रखी है, हम कोकोमो बना के बेचते हैं, क्या वो मैन्युफैक्चर नहीं होती? हाँ मैन्युफैक्चर होती है। तो कोई बुरी चीज है वो? कोई नशा नुशा होता है उसमें? थोड़ी सी चॉकलेट होती है मेरे बच्चे, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी होती है उसमें, है? लेकिन एक बड़ी इंतहाई पसंदीदा चीज है लोगों की कोकोमो, है खैर। तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं? कोकोमो बना के बेचते हैं। तो मैं ये फैक्ट्री लगा रखी है, मैं तो अगर कोकोमो बना के बेच रहा हूँ तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ उसको। लेकिन आप क्या करते हो? आप मुझसे कोकोमो खरीदते हो, होलसेलर हो और आगे बेचते हो। आप क्या करते हो? उसकी ट्रेडिंग करते हो। इनके ट्रेडर क्या करते हैं? ऑलरेडी कोई चीजें बनी बनाई खरीद कर कहीं से आगे बेचता हूँ। और मैन्युफैक्चरर क्या करता है? उनको खुद बना रहा है बाय बिजनेस सच एज लैपटॉप। और लैपटॉप क्या है? कोई बंदा मैन्युफैक्चर करके बेच रहा होगा, कोई होलसेलर भी इसको खरीद के बेच रहा होगा। और सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल्स, जो नजर नहीं आ रही होंगी, टच नहीं की जा सकती, वही सारी ऊपर की बात है, इसमें नहीं हो। नजर नहीं आएंगी, पकड़ी नहीं जा सकती, टच नहीं की जा सकती, स्टोर नहीं की जा सकती, खैर सब चीज अब स्टोर हो जाती है, लेक्चर रिकॉर्ड करके बाद में आपको दे दिया जाता है, ऐसे ही ना रुचि? हाँ तो ये तो समझ लो सब चीज रिकॉर्ड होगी। खैर वो कुछ और मामला है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमारे सिलेबस में है एक्सपर्ट सिस्टम, वो आईटी में आएगा हमारे। कहते हैं कि सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल ऑफरिंग ऑफ बिजनेस दैट कांट बी हेल्ड, यानी कि वो चीजें जो कोई बिजनेस ही ऑफर कर रहा होता है लेकिन वो चीजें हेल्ड ना की जा सकती हूँ, टच ना की जा सकती हूँ, स्टोर ना की जा सकती हूँ। कहता है कि फिजिशियंस, लॉयर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, कार वॉशर्स एंड एयरलाइंस ऑल प्रोवाइड सर्विसेज। मेरा ख्याल है कि अब ये चीजें शायद अब आपको समझ आ गई।
जब आप कटिंग करवाने जाते हो कुछ लेकर आते हैं, सर्विसेज मिली थी वहां पे आके, बल्कि जरा थोड़ा सा पहचानने के काबिल बन के आ जाते हैं ऐसे ही। कहता है कि बिजनेसेस आल्सो सेल और सर्व द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक बिजनेस बास का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा हो। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि हम क्या करते हैं, हम लैपटॉप बना के बेचते हैं, लेकिन वो लैपटॉप हम लोगों को नहीं बेचते, हम छोटे कस्टमर्स को नहीं बेचते, आगे किसी होलसेलर को बेचते हैं। होलसेलर खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कई बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे चलो बैंक ही कह लो, बैंक क्या करते हैं, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन उनको सर्व करते हैं, वो उनको लोन देते हैं, ताकि वो जैसे सीएफई को पैसों की जरूरत हो तो किससे जाके हम सब्सिडी लेंगे, बैंक से उधार ले रहे हो, तो सब्सिडी है ना मेरे बच्चे उसकी। अब ये ना कहना कि पैसा गुड्स है। कह रहे हैं कि बिजनेस आल्सो सेल और सर्व द टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल, ये भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को सर्व करते हैं। हॉस्पिटल लिखा हो ना। हाँ हाँ, वो गुड्स है, सच एज रिटेलर्स। गवर्नमेंट्स प्रोवाइडिंग मशीनरी और फूड फॉर रीसेल, कंप्यूटर एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर आइटम। बस साथ ही ये बात बताना चाह रहा है कि बात का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी सर्व कर रही होती है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वो कई जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मजदूरों का इलाज कर रहे होते हैं, अगर वैसे देखें। हैं, इसी तरह आम लोगों का तो इलाज हो ही रहा होता है, लेकिन कई सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल या इस तरह के। इसी तरह अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट बाकी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन को वो सपोर्ट कर रही होती है, जैसे एनजीओ हैं, इनको डोनेशन देती है, कुछ इस तरह के मामला। तो ये इस तरह की बात बता रहा हूँ। कह रहा है कि दस बिजनेस क्रिएट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बेसिस ऑफ आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कारोबार वो चीजें हमें बना के बेच रहे होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मेरे बच्चे मैच कर रहे हैं। अब देखो ना, अगर आप में से किसी बच्चे का मन कर रहा हो कि आज बारिश पड़ रही है, मैंने मर्सिडीज में वापस जाना है, तो जाता वो खरीद ले यहाँ से। बाहर बड़ी सारी मर्सिडीज खड़ी है ना मेरे बच्चे। आप लोगों का ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि आप जाते जाते कहीं से भी किसी दुकानदार को कहेंगे, चल भाई ये कितने की बेचेगा मर्सिडीज, ये पकड़ इतने पैसे और दे दे मर्सिडीज। है कि नहीं ऐसा? क्या सर, हमारी औकात तो फिलहाल मेहरान वाली भी नहीं। इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अभी समझाने की बात कर रहा हूँ। अभी आप कौन सा कमा रहे हो, हैं खरीदोगे इंशाल्लाह, कभी इसी तरह खरीद लिया करोगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा मामला नहीं। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे जो चीजें बना के बेची जा रही हैं वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक। तो इस तरह की जो जो लग्जरी चीजें हैं, फिलहाल आपको इतनी पाकिस्तान में कॉमन नजर नहीं आएंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों के हालात वैसे ही बड़े खराब हैं। यहाँ पे तो मान लो कि दुनिया पता नहीं वो 5G से भी कहाँ आगे निकल चुकी, और हम यहाँ पे जो 4G चला रहे हैं वो भी मान लो कि वो 2E वाला है जो मान लो चल ही नहीं रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट तो हमारी भरपूर माशाल्लाह दिन रात हमारी खिदमत कर रही है सारे मामला में, है। लेकिन बहरहाल वो कहता है कि किसी किसी जगह पे भी देखो, इवन देन आपको पता है ये अभी आमों का सीजन है, और जो काम के आम है ना खाने वाले, वो आप लोगों के लिए नहीं होते, वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों का मान लो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ही नहीं कि आपको वो अच्छे वाले आम खिलाए जाए यहाँ पे पाकिस्तान में। मैं सच्ची बता रहा हूँ। अब और मजे की बात क्या है, अगर थोड़ा सा कोई अच्छा, वो अभी अभी माल कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सके और वो थोड़ा सा बच गया हो, आपको क्या क्या के बचेंगे, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का सर, आपकी औकात से बाहर है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, लेकिन फिर भी क्या याद करेंगे हम आपको यहाँ पे पाकिस्तान में खिला रहे हैं। करना हमने एक्सपोर्ट था। देखो, एक तो माल इंपोर्टेड है ना जो बाहर से मंगवा के बेच रहे हैं, एक आपको जब वो कह के बेच रहे होते हैं ना एक्सपोर्ट क्वालिटी का, एक्चुअली हमारी बेइज्जती कर रहे होते हैं। आप लोग चाहे महसूस करें ना करें, कह रहे होते हैं सर ये आपकी औकात नहीं थी, है, लेकिन किसी वजह से ये सामान हमारा रह गया यहाँ पे, अब हम आपको बेच रहे हैं। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, यानी कि आपकी क्वालिटी का नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। तो कहता है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल कैन बाय। कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे हम मेजर करते हैं, कि जो लोगों की औकात है चीजें खरीदने की, कि लोग किस तरह की चीजें खरीद सकते हैं। तो मेरे बच्चे उस पर डिपेंड करेगा। आप देखो ना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अल्लाह माफ करे, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान की जान होती है। तो आप देखें हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे इलाज भी नहीं और वहां पे रश देखें, यानी कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी जिंदगी है, और उस जिंदगी को बचाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। और लेकिन वहां पे बाकी देखें जो डॉक्टर हॉस्पिटल या इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, फारूक हॉस्पिटल या जो भी इस तरह के जो खुदा ना खासा जो छुरे लोग हैं, वहां पे देखें कि आपको इस तरह का कोई बहुत ज्यादा रश नजर नहीं आएगा। है, कुछ लोग होंगे, बड़े अच्छे तरीके से उनको एंटरटेन किया जा रहा होगा, है, और वे एक स्टेटस को है। अगर कोई बंदा खुदा ना खासा बीमार पड़ जाए, वो अगले बंदे को खाली फोन करके ये बता रहा होता है कि हमने अपने मरीज को डॉक्टर हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। उसको ये नहीं कह रहा होता कि दुआ करना है, वो बस बताना चाह रहा था कि हम हमारे बंदे नहीं है, हम अपने मरीज को डॉक्टर हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तगड़े लोग। और जो बंदा खुदा ना खासा कोई इस तरह का हो, मजबूरी में किसी और हॉस्पिटल में लेकर बैठा, वो बता भी नहीं रहा होता किसी को कि हम कहाँ पे। खैर, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपके सामने है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बचाने के लिए भी शायद हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है।
द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल कैन बाय, यानी कि वो गुड्स और सर्विसेज जो लोग खरीद सकते हो विद द मनी दे है, और वो तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास तो बिजली के बिल पे करने के लिए कुछ नहीं, तो खरीदने के लिए तो वो खैर बड़ी दूर की बात है। ऐसे ही ना, नहीं सर हम तो बिजली का बिल पे कर देते हैं, आप थोड़ी पे करते हैं। मेरे बच्चे जो पे करते हैं उनसे जरा पूछो कि वो किस तरह पे कर रहे हैं। कहता है कि दिस प्रोवाइड ए बेसिस फॉर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग डिफरेंट कंट्रीज। तो यही मेरे बच्चे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है डिफरेंट कंट्रीज का। आप देखो ना, जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं वो बना के जिन मुल्कों में सेल की जा रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बहुत डिफरेंट। तो जिन ममालिक में इस तरह की लग्जरी चीजें बना के बेची जा रही हैं और हमारे मुल्क में नहीं वो बेची जा रही, और कई कंपनियां हमारे मुल्क में वो चीजें बना के बाहर एक्सपोर्ट कर देती, हमें यहाँ पे नहीं बेचती, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन चीज़ों से मैच ही नहीं करता, या हमारे पास उतना पैसा ही नहीं कि हम उनको खरीद सकें। और हमारा जो इस कंट्री का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो शायद बाकी कंट्रीज से के लिविंग स्टैंडर्ड से, या अब तो हमारा इथियोपिया, नाइजीरिया, पता नहीं वो बनाना रिपब्लिक, कुछ इनके साथ हमारा कंपैरिजन होता। तो ये कुछ एक चंद एक क्वालिफिकेशन है जिनको लोग करते हैं और सोच रहे होते हैं कि शायद आप ये मुल्क के लिए कुछ करेंगे, ये लोग भी बेशर्म बाहर कमाने के लिए चले जाते, लेकिन वो कहते हैं कि ये भी अच्छी बात है, बाहर से कमा के फिर पाकिस्तान डॉलर भेजते हो। और मजे की बात क्या है, ये जितने शबाशी छोटे छोटे चोर जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, वो बाहर से जब डॉलर भेजते हैं उसको फिर ये फिर खा जाते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग सारे बाहर चले जाओ, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं की मारामारी रह जाए, सारे बाहर चले जाओ, क्योंकि आप बुजुर्गों को थोड़ी लेके जा सकोगे, उनके लिए डॉलर तो भेजोगे, जब डॉलर भेजोगे फिर इनकी पॉकेट्स में जाएंगे। तो मेरे बच्चे इनकी तो हर तरफ से पांचों घी में है, चाहे पाकिस्तान में हो तो यहाँ पे फिर भी इनके लिए नौकर हो, बाहर जाओगे तो फिर भी अपने घर वालों के लिए डॉलर भेजोगे, क्योंकि उनको पता है कि ये पाकिस्तानी बड़े इमोशनल होते हैं, ये अपने घर वालों को तो नहीं छोड़ते हैं, तो पक्की बात है ये, और साथ लेके जा नहीं सकते, फिर कमाएंगे कहाँ से। तो इसलिए मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़ी दूर की सोच है उनकी। इसी चीज को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर भी बोलते हैं, वैसे समझाने के लिए लफ्ज लिख रखा है कि आपके पास कितना पैसा है चीजों को खरीदने के लिए, तो उस चीज को मेरे बच्चे मेजर किया जाता है परचेजिंग पावर से। ये इसलिए मेरे बच्चे हमारी परचेजिंग पावर कम है, इसलिए हमारी औकात के लिहाज से यहाँ पाकिस्तान में चीजें बेची जाती हैं, इसलिए यहाँ पे लंडे के बाजार में बड़ा रश होता है। यही ना मेरे बच्चे, हमारी परचेजिंग पावर तो यही है। और कई लोग माशाल्लाह इतने उतनी इतनी पर्सनैलिटी होती है उनकी, वो लंडे का कुछ कपड़े पहन भी ले, लग नहीं रहा होता लंडे का। इसका मतलब क्या हुआ, माशाल्लाह आपकी खुद की औकात होनी चाहिए, है, कपड़े से कोई औकात थोड़ी बनती है मेरे बच्चे। खैर, कहते हैं कि बिजनेस प्ले ए की रोल इन द डिटरमिनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। एक ये भी बड़ा आम सी बात है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री खत्म हो रही है, फलाना हो रहा है, तो सर अब हमारी जॉब्स का क्या होगा। पक्की बात है मेरे बच्चे, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी, जितनी अच्छी जॉब्स होंगी, उतना ही आपका जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो परचेजिंग पावर है, वो भी बेहतर होगी, आपको भी फायदा होगा। और जब आप परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब चीजें खरीदोगे, उन कारोबार को भी फायदा होगा, है जो चीजें बना के बेच रहे हैं, तो दोनों का फायदा होता है उसके अंदर। मेरे बच्चे कहता है कि बिजनेस प्ले की रोल इन डिटरमिनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। डेफिनेटली मेरे बच्चे बिजनेस ये गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये प्रोवाइड करने के लिए इनको क्या चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं, लोगों को ये हायर करते हैं। जब लोगों को हायर करते हैं, उनको नौकरियां मिलती हैं, उनको पैसा मिलता है, और फिर वो पैसा जाके घर वालों को देते हैं, घर वाले दोबारा इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हैं। एक पूरा मेरे बच्चे इको सिस्टम होता है जो चलता रहता है। कहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर टू द जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सच थिंग्स। जैसे कहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किस चीज को कहते हैं हम, कहता है कि ये जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस है बेस्ड ऑन सच थिंग, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आपको कितनी तो है कि आप कितनी देर जिंदा रहो। पाकिस्तान में तो हमें लग रहा होता है हमने मरना ही नहीं कभी, है ऐसे गुनाह किए जा रहे हैं जैसे मौत आनी नहीं है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से तो हम इमोर्टल्स, ऐसे ही मेरे बच्चे, हमने तो मरना ही नहीं, ऐसे गुनाह कर रहे हैं, ऐसी करप्शन, ऐसी मिलावटें, कोई चीज छोड़ी नहीं मिलावट के बगैर, है दीनदार से दीनदार तरीन इंसान, शक्लें मोमना करतूते काफर हैं, और बड़े परे हैं यकीन कर, और यकीन ही नहीं आता उस बंदे के ऊपर जो इस तरह की दो नंबरियां कर रहा हो, यार ये बंदा भी ये कर सकता है। और मजे की बात है, आप परेशान ना हो, कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, क्योंकि कोई जिसको जहां पे जिसका जुगाड़ लग रहा है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि मरना तो हमने है को नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बड़ी हाई है पाकिस्तान के। खैर वैसे रियल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहता है कि एक आम जो हमारी एवरेज लाइफ है, जो कि अभी 54 ईयर्स आई थिंक है ना पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालोगे तो शायद वो 20 साल कम हो जाए। हाफिज साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि आप डिजिटल दहशत गर्द हो, तो पकड़ के 15-20 साल उम्र कम कर देते हैं उसकी। लो बेटा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा कह दो है कि ये अच्छी क्वालिफिकेशन है, थोड़ी सी मेहनत से होगी, ना ना सर,
कोई बगैर मेहनत वाली है? वो बैठे हैं ना सारा दिन गटारें पकड़ पकड़ के यूनिवर्सिटियों में, वो बगैर मेहनत वाली क्वालिफिकेशन। और कल क्या करेंगे? अगर अम्मा पापा का कोई इस तरह का विरासत में मिला हुआ कोई कारोबार नहीं है, तो मेरे बच्चे आप लोगों को पानी पिलाया करेंगे, आप लोगों के ऑफिस बॉयज हों, कि जितने यूनिवर्सिटी में आपको लग रहा है ना बड़ी यशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे बच्चे ये तो बाद में पता चलेगा कि वो यशी की जिंदगी किनकी है, उनकी है या आपकी है। मेरे बच्चे डेफिनेटली यशी की जिंदगी उसी की होगी। खैर यशी मेहनत करने वाले की यशी होती नहीं होनी वैसे उस लिहाज से, आप आपका मन करेगा भी यशी करने को, लेकिन आप करोगे नहीं, है पैसा कमाए जाओगे कमाए जाओगे कमाए जाओगे, है तो खैर उनके बारे में ना सोचा करें। ये जो उनका मेरे बच्चे एजुकेशन स्टैंडर्ड पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर है मेरे बच्चे। ये सिर्फ कारोबार हैं, ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। ये जितनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल जितने भी हैं इंक्लूडिंग अस, ये ना समझिए कि सर फिर आप उससे हटके होंगे, लेकिन हम क्योंकि कोर्स ही कुछ ऐसा करवा रहे हैं यहाँ पे हमारी मजबूरी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने आपके पेपर लेने हैं, उस लिहाज से हमने आपको तैयार करवाना है। वहाँ पे टीचर खुद ही पेपर लेता है, खुद ही पेपर सेट करता है, और वहाँ पे ज्यूम कर लो कि आपने टीचर को सेट कर रखा है तो समझ लो आप क्या हो, आप पास ही पास है। इसलिए टीचर को दावतें खिलाओ, टीचर को मान लो कि उसको 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 यानी कि खुश रखो। खैर, तो मेरे बच्चे क्या है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और हेल्थ, हेल्थ का मेरे बच्चे पाकिस्तान में स्टैंडर्ड काफी हाई है, कहीं पे खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई वादा घाटा हो जाए, तो फौरन हेलीकॉप्टर आ जाता है। मरियम नवाज एक हेलीकॉप्टर भेजती है, हाँ ऐसा है ना। अब तो हेलीकॉप्टर का ये कल परसों ही शुरू हुई है सर्विस, कि खुदा ना खासा मोटरवे पर अगर किसी का अल्लाह माफ करे कोई एक्सीडेंट हुआ तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हेलीकॉप्टर फौरन पहुंच जाएगा वहाँ। तो मेरे बच्चे हेल्थ सर्विस आपकी काफी बेहतर होगी। इसी तरह मेरे बच्चे सैनिटेशन एंड लेयर टाइम, सफाई सुथराई के मामला और लेयर टाइम, और पाकिस्तानियों के पास लेयर टाइम तो वैसे ही बड़ा होता है। और बेचारे जो थोड़े से मेहनती हैं और एक एक जॉब करते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम और बच रहा हो, घर वाले उस टाइम पर भी कह रहे हो तो इस टाइम पे फिर एक नौकरी कर, है लेयर टाइम तो रहने देते ही नहीं है। बेचारे दो दो तीन तीन नौकरियां कर रहे हैं ताकि घर बार चला सके। तो यहाँ पे लेयर, अब बाहर के लोगों के देखो, हैं जैसे छुट्टियां होंगी मुल्क खाली हो जाते हैं उनके, हैं उनकी जो ट्रेवलिंग एजेंसीज होती हैं वो भरपूर कमाती हैं, क्योंकि लोग सफर करते हैं। ऐसे फुप्पो का नहीं जान देते लोग हैं कि बेटा करदा काम का भी चलेगा। तो लेयर टाइम हमारा कौन सा मेरे बच्चे, हमारा तो कोई लेयर टाइम है, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम है मेरे बच्चे। और अगर थोड़ा सा टाइम बच भी जाए ना, उसमें कोई और काम ढूंढ लेते हैं, ये नहीं कि चलो फरागत एक बड़ी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन वेले रहना नेमत नहीं है। फरागत काम के दौरान अगर आपको कोई फुर्सत मिली हो, वो बड़ी कमाल की चीज होती है मेरे बच्चे, और वो नेमतों में से एक नेमत है। लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं, उनके पास लेयर टाइम अगर निकल भी आए तो उसमें एक और जॉब ढूंढ लेते हैं, ताकि घर बार चला सके। कहता है कि बिल्डिंग ए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कहता है कि बिल्डिंग ए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आपकी इतनी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है पाकिस्तान के अंदर, ये पता किसकी मरहूने मेहनत है? कारोबार, जो पाकिस्तान में इतने कारोबार चल रहे हैं, पता है इतनी खूबसूरत गवर्नमेंट शहबाज शरीफ और हाफिज साहब की है, ये गवर्नमेंट आपको जो इतनी सहूलतें दे रही है, और बड़ी सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शौकत खानम के पुत्र के शौकत खानम हॉस्पिटल है, इस तरह के जो जगह हैं, ये आपको मेरे बच्चे क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि इन तीन एग्जाम्पल के अंदर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ शौकत खानम का पुत्र कर रहा है, बाकी दोनों तो बकवास ही है। ऐसे ही है ना या नहीं? कहता है कि डिफरेंट प्लेसेस आर रैंक्ड एंड कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड। कहता है कि डिफरेंट प्लेसेस आर रैंक्ड एंड कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड। वही बात कि डिफरेंट जगहों का हम एक दूसरे से जो कंपेयर करते हैं, अगर लाहौर की बात करें बाकी जगहों से, तो शायद इसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज्यादा बेहतर है बाकी जगहों से। लेकिन बाकी जगहों में से भी कुछ इसी तरह, यानी कि लोगों का रहन सहन, उनका उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। कहता है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड थ्रू की वेरिएबल सच एज। अच्छा, इन चीजों को ना बस गौर से पढ़ना है आप लोगों ने, अभी इनको याद करने की कोशिश नहीं करनी और ना ही याद करनी है कभी आपने। बस हर लाइन को पढ़ते हुए उसके मतलब का पता होना चाहिए, इस लाइन का मतलब क्या है। तो मेरे बच्चे वही उसी से आपका ये सारा पेपर सॉल्व हो, और फिर आखिर पे आपको कुछ चीजें दे दी जाएंगी, कुछ हिंट शिंट दे दिए जाएंगे इकट्ठे करके, जो पेपर जिस तरह की चीजें पूछ रहा होता है, तो उससे आपको मजीद मदद मिल जाएगी। बस ये, और इसके जो टेस्ट होंगे और जो आखिर पे एमसीक्यूज दे रखे, फिलहाल आपने वो करने हैं। और जो आई कैप के जो पेपर हो रहे होते हैं उसकी जो फीडबैक्स होती है, कुछ बच्चों ने इकट्ठी की होती, उनकी मेहनत होती है बच्चों की, वो जो पेपर दे के आते हैं वो बता देते हैं कौन से चैप्टर में से क्या क्या आ रहा है। और मजे की बात क्या है, आई कैप ने एक डाटा बैंक बनाया हुआ है, और डाटा बैंक से ही सवाल आते हैं। डाटा बैंक इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं किया जाता आई कैप की तरफ से, तो इसलिए यहाँ पे दो शाही साहब की जो असाइनमेंट है वो एक बड़ी मशहूर चीज़ है, और के सवाल उसी में से आते हैं, क्यूएम हो या अकाउंटिंग हो।
लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से पहले पढ़ना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो साहब कभी ऐसा नहीं करेंगे या राणा साहब कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे पास असाइनमेंट है, उसी असाइनमेंट में से सवाल आते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। ऐसा होता भी नहीं मेरे बच्चे। आपको पहले भरपूर तसल्ली से पढ़ाया जाएगा, उसके साथ आपको असाइनमेंट भी करवा दी जाएंगी, और फिर देखेंगे इंशाल्लाह कि वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो असाइनमेंट से ही आ रहे होंगे, खासतौर पे क्यूएम और आईटीए के। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड थ्रू की वेरिएबल सच एज, वेरिएबल रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चेंज हो सकते हैं मेरे बच्चे। रेवेन्यू ये भी चेंज होते रहते हैं, कॉस्ट ये भी चेंज होती रहती है, प्रॉफिट ये भी चेंज हो सकता है। इस साल में हमारा रेवेन्यू 1 मिलियन का है, अगले साल में हो सकता है वो 0.5 मिलियन का हो, है। तो ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो चेंज होती रहती। तो ये 3 तरह की चीजें मेरे बच्चे जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। अब रेवेन्यू क्या है, टोटल जो पैसा हम कमाते हैं ना किसी भी एक्टिविटी को करके, चाहे वो कुछ चीज बना के बेच रहे हो, चाहे कोई सब्सिडी दे रहे हो, उससे जो टोटल इन एग्रीगेट जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो हमारा रेवेन्यू होता है। यानी कि रेवेन्यू वो अमाउंट है जिसमें से अभी कुछ आपने लेस नहीं किया। सादा जो अगर हम बात कर लें, अगर सीएफए की रेवेन्यू की, आप लोगों से पीआरसी, कैफ, सीफएफ, एमएसए या जो बाकी कोर्सेज हम करवा रहे हैं, एससीसी वगैरह, उससे जितना पैसा हम इन इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू है। लेकिन अगली बात आएगी कि सर आप प्रॉफिट में हो गए नहीं, वो डिपेंड करेगा जब हम उस रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस करेंगे, तो मेरे बच्चे फिर पता चलेगा वो रेवेन्यू से हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं कि नहीं। तो खैर कहते हैं कि रेवेन्यू इज द मनी ए कंपनी रिसीव बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स टू द कंज्यूमर। यानी कि ये तो सादा वो पैसा है जो आप कोई चीज बना के बेच रहे हो या कोई सब्सिडी किसी को दे रहे हो, उससे जो पैसा इकट्ठा करते हो उसके लफ्ज क्या बोले जाते हैं, ये रेवेन्यू है। अगली बात आएगी कॉस्ट, उस चीज को बना के बेचने से या सब्सिडी देने पे आपका कुछ खर्चा भी होगा, और उस खर्चे को क्या कहते हैं, कॉस्ट। जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे पढ़ रहे हो, आपने फीस पे की, वो समझ लो कि हमारे रेवेन्यू का हिस्सा बना, लेकिन मेरे बच्चे इसके ऊपर खर्चा भी तो है। अभी आप इस कमरे में बैठे हो, देखिए मेरा ख्याल है कि अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो कोई 6-7 एसी लगे होंगे, उसके बाद कोई 4-5 टन की पीछे एक अलमारी पड़ी हुई है। अलमारी मतलब इसको ये क्या बोलते हैं, चिलर है। तो खुश होते हैं, मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई कोई 20 टन के करीब यहाँ पे एसी लगे हुए इस क्लास के अंदर आपको सब्सिडी देने के लिए। उसके अलावा अगर बाकी चीजें देखोगे, सारा कुछ मेरे बच्चे, खाली यही नहीं, कुछ लोग हैं, टीचर्स हैं, और ये बिल्डिंग है, इसके रेंट हैं, ये, और सबसे बड़ी बात बिजली है। तो उसके सबसे ज्यादा खर्चा उसी का है फिलहाल, तो अभी रेंट से भी ज्यादा, बिल्डिंग्स के रेंट से भी ज्यादा जो खर्चा आ रहा है वो हमारी ये आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ है मेरे बच्चे, तो जाहिर बात है ये कॉस्ट है, ये हमारा खर्चा है। जो आपने फीस दी होगी इसमें से इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब आप सोचो, जो आपने फीस दी है उसमें से जब ये सारा कुछ लेस करेंगे, लग रहा है कि हमें सीएफई प्रॉफिट में होगा। तो मेरे बच्चे फिर खुदा का खौफ करो, फिर आपको पैसे ज्यादा देने चाहिए थे। देखो ये आपका कॉलेज है, आप इसके मालिक हो, तो इस कॉलेज का ख्याल रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। आगे जाके आप पढ़ोगे, पता है सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो हकीकी मालिक होते हैं वो उसके कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि हम चीज तो बना के बेचते नहीं, सर्विसेज होती हैं, और सर्विसेज आप कस्टमर्स को जिनको दे रहे होते हो, हकीकत में सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक होते हैं उसके वो कस्टमर्स होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या बेच रहे हैं यहाँ पे, सर्विसेज। तो हमारे हकीकत इसमें हकीकी जो मालिक हैं सीएफई के वो कौन है, आप लोग। और देखो ना हमारे ऑफिस के अंदर ऐसे कोई सहूलत नहीं जो आपको यहाँ पे क्लासेस में दे रखी है, ताकि आप लोग नाराज ना हो, मालिक हो आप लोग। तो खैर, तो कॉस्ट और एक्सपेंसेस फॉर रेंट, तो ये खर्चे कौन से हो सकते हैं, कहते हैं ये रेंट हो सकता है, सैलरीज हो सकती हैं, सप्लायर्स, अगर कोई चीज कोई चीज बना रहे हो तो उसके लिए सप्लाईज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे भी कुछ सप्लाईज आती हैं, शुरू से लेकर सुबह से लेकर शाम तक, चाय बनाने के लिए कोई मेहमान आ गए, कुछ ना कुछ दुकान से कुछ चीजें आ रही होती हैं इस तरह की, या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एंड मेनी अदर आइटम्स दैट ए कंपनी इनकम फ्रॉम क्रिएटिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा कोई चीज बनाकर बेचने में या गुड सर्विसेज प्रोवाइड करने में जितने भी खर्चे हो रहे हो वो हमारी सारी कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, इतना बेशरम इंसान है किताब बनाने वाला है भाई, माइक्रोसॉफ्ट का हमें क्या पता, अगरचे हम उसकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो शिंडो जो भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इधर जो हमारे मुल्क में उसकी एग्जाम्पल दे दो, लेकिन नहीं, कॉपी किया हुआ ना मेरे बच्चे, चका के कॉपी कर लेते हैं उसको। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल तू सीएफई की एग्जाम्पल दे दे, कहता है फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन, अच्छा मैं ये स्पीकर लो बेटा। तो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कॉस्ट, क्या किताब की बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन डेवलपिंग इट सॉफ्टवेयर इंक्लूड एक्सपेंसेस फॉर सैलरीज, फैसिलिटीज एंड एडवर्टाइजिंग। ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो खाली माइक्रोसॉफ्ट की क्यों किया तुमने, है ये हर कोई भी कारोबार होगा उसके यही खर्चे हैं।
कहता है इफ माइक्रोसॉफ्ट हैज मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर इट्स पे ऑल कॉस्ट इट हैज ए प्रॉफिट। क्या कहना चाह रहे हैं? इफ माइक्रोसॉफ्ट हैज मनी, कौन सा? ये रेवेन्यू, ये सारी कॉस्ट, रेवेन्यू हमारा हुआ 1 लाख रुपए का और कॉस्ट ही हमारी 80,000, चलो 60,000 की। तो मेरे बच्चे अगर रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करने के बाद फिर भी क्या कुछ पैसे बच जाए तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रॉफिट। ऐसे ना कुछ, यानी कि कॉस्ट से अगर रेवेन्यू बढ़ जाए तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। एक कंपनी हुज कॉस्ट आर ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो फिर क्या होगा? जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो, कमाया हमने 1 लाख रुपया, कॉस्ट हुई हमारी 1,40,000 रुपए की, तो 40,000 का मेरे बच्चे क्या आ गया? लॉस आ गया। यानी कि अगर कॉस्ट रेवेन्यू से बढ़ जाएगी तो क्या आएगा? लॉस आएगी। कहता है कि देयर इज ऑलवेज रिस्क दैट ए बिजनेस में इंकर ए लॉस, क्योंकि बिजनेस कहते हैं उसको जिसमें हमेशा इस बात का रिस्क हो कि इसमें लॉस हो सकता है। अगर गारंटी हो कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो फिर मेरे बच्चे समझ लो बिजनेस नहीं है। जैसे आप बैंक में पैसे रख के कमा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हो, मैं सूद खा रहा है बंदा की है, वो तो पक्का मेरे बच्चे मिलना ही मिलना है। अगर कोई बंदा कहीं पे नौकरी कर रहा है तो मेरे बच्चों तो पक्की बात है, उसको बिजनेस चले ना चले उसको नौकरी के जो भी पैसे हैं वो मिलने ही मिलने हैं। इसका मतलब कारोबार नहीं कर रहा, क्योंकि कारोबार के अंदर हमेशा रिस्क होगा, लॉस का रिस्क होगा, लेकिन उस रिस्क से आपने बचना होता है, ऐसे इकदाम करने होते हैं ताकि आपको ये लॉस ना आए। और रिस्क लाजमी होगा। रिस्क क्या होता है? खतरा। हर वो चीज जो आपको अपने मकसद में कामयाब होने से रोक रही हो उसको रिस्क कहते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे आए हो सीए करने के लिए, तो बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपको कामयाब होने में कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे होंगे, हैं जिनको आपने ओवरकम करना है। वो सारे फैक्टर्स क्या है? मिल मिला के वो रिस्क ही है मेरे बच्चे। जैसे एक अच्छा रूममेट ना मिलना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर ना मिले, यहाँ पे कौन सा कोई खुदा ना खासा आप पूरा साधु सामान लेकर बैठे हो, है एक बैग है उसको उठाओ किसी और हॉस्टल में चले जाओ, है ये थोड़ी है कि वहीं पे पक्का हो के सामान वो करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो सामान टूट जाएगा, फलाना हो जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। घरों की शिफ्टिंग के तो मामला होते हैं। आपका तो रोना ही नहीं ना मेरे बच्चे। अगर कोई गंदा वो मिले तो क्या कर लो? उसको चेंज कर लो। लेकिन ये देखना, अगर अभी साथ बैठा हो तो उसको देखना नहीं ऐसे करके। नहीं, होता है ना कि बंदा कुछ लोग साथ देख रहे हैं, ये देख उसको फील हो गया कि तुझे लग रहा है मैं गंदा बंदा हूँ। There is always a risk that a business may incur a loss by not achieving its goals due to inefficient use of its resources. आगे जाके डिस्कस करेंगे बिजनेसेस के अंदर रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। और रिसोर्सेज क्या होते हैं मेरे बच्चे? मैन, मनी, मटेरियल्स, मशीनें, ये कुछ इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं। अगर इन रिसोर्सेज का आप सही प्रयोग ना करो, मतलब सही तरीके से इस्तेमाल ना करो, तो क्या होगा? लॉस होगा। यानी कि यहाँ पे क्लासेस 4 हो और टीचर हमने 20 रख ली, जैसे पीआईई है हमारा, 12 जहाज हैं और 12,000 इंप्लॉई है, तो क्या है? लॉस में है। हजारों इंप्लॉय रख लिए, उतने जहाज जहाज 11-12 हैं, और पूरी फौज रख ली आपने इंप्लॉइज की। सिफारशी है ना मेरे बच्चे, जिसको कहीं पे फैसिलिटेट करना होता है पीआईए में नौकरी देते थे ये जितने पॉलिटिशियंस हैं। इसी तरह स्टील मिल 1 रुपए की बेच रही है गवर्नमेंट, तो खुद सोचो उस स्टील मिल में है क्या? अब उसको स्क्रैप में बेच रही है। पहले तो 1 रुपए में बेच रही थी, $1 में, तो अब उसको स्क्रैप में बेच रही है। अब आपको लग रहा होगा सर वो डॉलर वाली बात हमें तो किसी ने बताई को नहीं, हमने खरीद लेनी थी स्टील मिल, और नहीं तो उसकी बेस पे कोई अच्छी जगह पे रिश्ता ही हो जाता है सर, है कि स्टील मिल का मालिक है। लेकिन मेरे बच्चे आपको ये नहीं पता, वो जो $1 की आपको स्टील मिल मिलेगी, उसके सर पे खरबों रुपए की लाइबिलिटीज है जो बाद में आपके खाते में पड़नी है। मिल तो आपको मिल जाएगी फॉरन से, लेकिन वो खरबों की लाइबिलिटी भी साथ दहेज में मिलेगी मेरे बच्चे, है। तो इसलिए इसलिए कोई बंदा उसको खरीद नहीं रहा है। $1 का भी नहीं खरीद रहा कोई बंदा उसको, अब स्क्रैप में बेचेंगे। खैर सर, अगर भूल गया, कौन भूला है कि पता नहीं किस वक्त की बात हो रही है। मेरा ख्याल है काफी देर होगी, 10 बज के 2 मिनट पे मैसेज आया था। जहाँ टाइम आया, टाइम टाइम अभी है नहीं बेटा। तो मेरे बच्चे कारोबार कोई भी नुकसान में कब जाते हैं? जब वो अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, हमारा खर्चा हो, जिस तरह वो कहते हैं ना, वो कहावत है, क्या है वो? खर्चा रुपया, पता नहीं कुछ इस तरह का। हाँ, ये आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया। मेरे बच्चे इसी वजह से यही यही बड़ी आम सी बात है कि जब आपका खर्चा मेरे बच्चे ज्यादा होगा और आमदनी कम होगी, तो पक्की बात होगा रिसोर्सेज कहीं ना कहीं, और वजह क्या होगी? रिसोर्सेज सही इस्तेमाल। अब जस्ट एग्जाम्पल, हमारे ये 2 कैंपस है और 2 कैंपस के हम अलग अलग कॉस्ट बेयर करते हैं। जब आप लोगों ने विजिट किया होगा सीएफपी में, तो परले कैंपस में आए होंगे, देखकर मन किया होगा कि यार गोली मारो कहाँ पे आ गए हैं। एक दफा तो घबराए होंगे आप लोग कि यार ऐसी जगह पे तो नहीं एडमिशन लेना चाहिए। पीछे आप कॉलेज देखे हो, इतने इतने खूबसूरत कॉलेज है,
और यहाँ पे ये देखो है। लेकिन मेरे बच्चे वो जो भी है, लेकिन बहरहाल उस वक्त कोविड के दिनों में कोई बिल्डिंग मिल नहीं रही थी और मार्केट से जा नहीं सकते थे। और दूसरा, अब ये साथ वाली बिल्डिंग, ये बिल्कुल ये साथ वाली, ये भी सीएफई ने ले ली। अब वो बिल्डिंग ये हम रेनोवेट करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे आपस में, और वो बिल्डिंग हम छोड़ देंगे। तो ये साथ वाली बिल्डिंग जो बिल्कुल साथ है, इसको आप साथ मिला के एक अच्छा कैंपस आपको मिल जाएगा, एक अच्छी, जिसको कहते हैं कि और जरा थोड़ा सा यहाँ पे इन्वायरमेंट, ये चंद महीनों में, यानी कि अल्लाह माफ करे सर, उस वक्त आपको पता नहीं कब हो, नहीं है। और ये एक दो दिन में ये जो लाइब्रेरी है ना बैक साइड पे, ये बच्चों के लिए, मेल्स जो बच्चे हैं, उनके लिए ये रूम है बाहर, ये रूम लाइब्रेरी के तौर पे ओपन हो जाएगा एक आधे दिन में, ताकि आप लोग वहाँ पे अगर कोई बैठ के पढ़ना चाह रहा हो, क्योंकि उस कैंपस में तो कौन जाए, तो इसी कैंपस में आप अपना बैठ के आप लोग पढ़ना। बेटियों के लिए तो है ना नीचे लाइब्रेरी, उसमें कोई जगह जगह की दिक्कत हो तो फिर आप लाजमी मैनेजमेंट को बता दीजिएगा। ले बेटा। कहते कि मैंने कंपनी सच एज माइक्रोसॉफ्ट यूज रिसोर्सेज इंटेलिजेंटली। और जब यही रिसोर्सेज आप बड़ी काबिलियत के साथ इस्तेमाल करोगे, जैसे आप लोगों ने मेरे बच्चे, यही पीआरसी है, ये 1.25 लाख में भी होता है इसी मार्केट के अंदर, यही पीआरसी। और मजे की बात क्या है, यही टीचर हैं जो मार्केट में इधर उधर आते जाते रहते हैं। आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कल पता नहीं कहीं और पढ़ा रहा हूँ, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ जस्ट है। यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो शायद सस्ते में पढ़ा रहा हूँ, कहीं और कोई वो कॉलेज मेरी अलग से फीस चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ वैसे बता रहा हूँ। और मैं बच्चों को बता रहा हूँ, तो सिर्फ दो साहब की अगर हम बात कर लेना, कि दो साहब पढ़ा रहे हैं, यकीन कर लो उनका एक सब्जेक्ट कम से कम 60-70 हज़ार में लोग सेल करें, उनका क्यूएम का सिलेबस सिर्फ एक। वो जो 1.25 लाख रुपए में अपना कोर्स बेचते हैं पीआरसी का, उसमें होता ही क्या है? अच्छा, यही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इसी तरह, और शायद इसी, मैं ये नहीं कहता, खैर सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन खुद सोचो मेरे बच्चे, जिन लोगों ने अपने इंटेलिजेंटली फैसला कर लिया होगा कि पीआरसी इंशाल्लाह हमने यहाँ से पास कर लेनी है, और बड़ी मुनासिब सी आपने कॉस्ट पे कर ली, तो ये एक्चुअली आपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंटली। लेकिन अगर किसी बंदे ने वही पीआरसी आपके साथ बैठा और 1.25 लाख में किया होगा, तो मेरे बच्चे खुद देख लेना कि किसने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया घर के पैसा, क्योंकि मेरे बच्चे इतनी आसानी से तो कमाया नहीं जाता। तो मैं अब आप पे है, आप घर वालों को कमा के नहीं दे सकते, लेकिन अभी आप में कम से कम ये कैपेसिटी है, मेहनत करके आप कम से कम घर वालों को बचा के दे सकते हैं। और वो इसी तरह मेरे बच्चे हैं कि बजाय कि किसी के कहने पे आप घर वालों का खर्चा करवाओ, है किसी अच्छे तरीके से इसी तरह पढ़ते जाओ, इंशाल्लाह देखना कामयाब होते जाएंगे। कहता है कि इट कैन ऑफन इंक्रीज सेल्स, होल्ड कॉस्ट डाउन। और ये मेरे बच्चे इंटेलिजेंटली कैसे आप यूज कर सकते हो रिसोर्सेज को, कि अपनी सेल को बढ़ाओ और कॉस्ट को कम करो, एंड अर्न ए प्रॉफिट। नॉट ऑल कंपनीज अर्न प्रॉफिट, बट दैट इज द रिस्क ऑफ बीइंग इन बिजनेस। कहता है कि सारी प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, क्योंकि ये हमेशा रिस्क होता है, और कुछ कंपनी बेचारी उस रिस्क में बह भी जाती है, जैसे शायद सीएफई भी फिलहाल उस रिस्क को बर्दाश्त कर रहा है, जो कि लॉस वाला है, क्योंकि हम भी कोई प्रॉफिट में नहीं होते भी नहीं इस तरह के, क्योंकि सीए के कॉलेजेस के हालात, जब का ये कोविड आया खास तौर पर, उसके बाद बेचारे समझ ही नहीं पाए। कहते हैं कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे आप लोगों ने रिस्क ज्यादा लिया है, तो बेनिफिट भी आपको ज्यादा मिलना है, क्योंकि कहते हैं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना ज्यादा रिस्क होगा बेनिफिट भी उतना ही होगा। तो मेरे बच्चे, आप लोग, इसलिए आप लोगों से खास लगाव भी है, क्योंकि आप लोग रिस्क टेकर हो, आप लोग अनसर्टेनिटी अवॉइडर नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा था ये अनसर्टन है सीए कर रहा है, लेकिन आपने उसको अवॉइड नहीं किया फिर, है आप अनसर्टेनिटी अवॉइडर नहीं, बल्कि आपने रिस्क लिया है। आपने कहा कि नहीं, फिर हम, अगर इस तरह का मामला है, अगर आप कह रहे हो कि इसमें मुश्किल है, तो फिर तो हम करके दिखाएंगे। हैं, लेकिन कई लोगों के अंदर से आवाज आ भी रही, नहीं नहीं सर, वाकई यकीन कर ले, वाकई मुश्किल है। तो मेरे बच्चे असूल ये देख लो, ये क्या कह रखा था, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रिस्क और प्रॉफिट में। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। अब वो यही तो कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, लेकिन कल करेंगे क्या? कोई नौकरी नहीं उनकी, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान से बाहर। है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को कहीं पे कोई रिकग्निशन है ही नहीं, है स्वाय सिर्फ वीजा वूजा मिलने के मामला में, उसके बाद नौकरी तो मेरे बच्चे इसकी बेस पे है ही नहीं। तो इसलिए कतन भूल जाए खुदा ना खासा कि उनका कोई भी फायदा होगा। इंजीनियर भी रुल रहे हैं, अब तो माशाल्लाह डॉक्टर भी लाइन में लगे हुए हैं। मुझे अभी थोड़ा दिन पहले पता चला कि एक घर, मैंने कहा कि सर देखा कि तो मेडिकल उन्होंने कर रखा है, तो बेहतर तो यही मेडिकल में एडमिशन हो रहा, तो उसको करवाएं मेडिकल। कहते हैं क्या खा करवाएं? पहले 4-5 लोग घर में वेले बैठे हुए। मैंने कहा ना कर, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, है कि कोई डॉक्टर बनने के बाद भी कोई वेला बैठ सकता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना पैसा लगाते हैं उसके ऊपर, और आप लोगों ने क्या करना है, टोटल 1.5-2 लाख रुपए और सी इंटर हो जाए, उसके बाद आपने कमाना शुरू कर देना बजाय के लगाना। खुद सोचे ये क्वालिफिकेशन भी है पाकिस्तान के अंदर। और मैक्सिमम जो आपका खर्चा है, जो अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आप फैसले करोगे, तो मैक्सिमम 2 लाख आपका पीआरसी और कैफ, आई कैप और कॉलेज का मिला के कह रहा हूँ, अगर खुदा ना खासा कोई बेशर्मी ना की किसी ने। और बेशर्मी क्या होगी? जब कोई दोस्त कहेगा ओए यार फलाना सब्जेक्ट थोड़ी उठो कर 28,000 फीस, 35,000 फीस एक पेपर की।
कहता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर लॉस। कल मेरे बच्चे यहीं से शुरू